स्वागत है सभी बच्चों का। और आज बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पेशेंस की ये ज़रूरत पड़ेगी कि सेंटेंस तो वही कल के ही मुझे आगे बढ़ा के ले जाना है। 5 का फर्स्ट और सेकंड हो गया था पिछले वीडियो में। अब 5 बी का फर्स्ट सेकंड, सी का फर्स्ट सेकंड, डी का फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ और ई का पार्ट है, ये मुझे बताना है। लेकिन पेशेंस, मैंने धैर्य की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पोर्शन ज़्यादा तो नहीं है। आपको लगेगा कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट में ख़त्म नहीं होगा। अच्छी तरह से अगर आपको डीपली और बढ़िया ढंग से अगर पढ़ाना होता है, आप समझ रहे हो ना। बनाने को तो मैं 5 मिनट के भीतर सारे बना करके काम ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर उनको भाई, चूँकि पढ़ाने का एक तरीका होता है कि उसको आप किस तरह से कौन कौन सी बातें बता करके, जब ग्रामर को डीपली पढ़ाया जाता है तब बच्चे का डाउट क्लियर होता है और उसको पूरा कॉन्सेप्ट मिल पाता है कि वहाँ पर उसको कैसे बनाना है। और गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है जब वो पूरी तरह जान जाता है। और इसी को मतलब एक ऐसी पढ़ाई कहते हैं जो कि ग्रामर में आगे का कंसेप्ट उसको क्लियर होता है और आगे चल कर के उसको इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। और अगर वो ये नहीं करता है या पढ़ाने वाला ये नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं कितना क्या कर रहा हूँ। तो ऊपर के सेंटेंस तो जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको नो सूनर वाले या एज सून एज वाले सेंटेंस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगने का मतलब ये है कि उसमें आपको एक सेंटेंस और आधा घंटा। अब आप सोचोगे कि एक सेंटेंस और आधा घंटा, एक सेंटेंस और आधा घंटा, ऐसे क्या मतलब बात है कि एक सेंटेंस में मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सोचना और समझना पड़ेगा। तो यही देखना है आपको, इसीलिए मैंने पेशेंस की बात करी कि एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको इतना ज़्यादा समय लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? सर ने इस सेंटेंस में इतना ज़्यादा समय, आखिर उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं हमको, और वो समझिए सारी चीज़ें काम की हैं। तो उस सेंटेंस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपने एज सुन एज और नो सूनर वाले सेंटेंस को, चूंकि एक कमेंट भी आया था एक बच्चे का कि सर नो सूनर वाले वाक्य को सर बता दीजिए, तो आज मौका मिल गया है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कह देता हूँ कि मैं फिर किसी दिन इसको बताऊंगा, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो सेंटेंस आने हैं, तो जब आएंगे तब मैं उनको पूरा टाइम दूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका वही है, सेट 2 है, ठीक है, वही रिमेनिंग पार्ट है आपका। रिमेनिंग पार्ट, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए आपका लिखा हुआ है कल डायरेक्ट हो गया था। डायरेक्ट के बाद आपका सिंथेसिस है। तो 5B का पहला नंबर है द सनसेट। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है द ट्रैवलर स्टार्ट देयर जर्नी। द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी, मतलब ये हो गया। तो यहां पर है आपको बनाना है सिंपल। सूरज अस्त हो गया, यात्रियों ने, ट्रैवलर माने यात्री, यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी। सूरज अस्त हो गया और यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी। तो यहां पर देखिए बनाना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 तरीके मैं बता चुका हूं, और 8 तरीकों में आपको सेंटेंस देख करके ये पहचानना है कि किस तरीके से बनना है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, सूरज अस्त हो गया, यात्रियों ने ऐसा कर दिया, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब हम दोनों सेंटेंसेस देखते हैं तो उनमें एक कॉजल रिलेशन होता है। कॉजल रिलेशन समझते हैं? कारण और परिणाम का एक संबंध होता है। कारण ये हुआ तो ये हो गया, मतलब परिणाम ये आ गया। तो ऐसे में आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करना होता है। रूल्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बना के बताऊंगा, वरना पूरा रूल्स बताने में टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, जब ऐसा होता है तो द सन, और यहाँ पे यूज करते हैं हैविंग का, और हो गया सेट। हैविंग का यूज क्यों किया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्यों बनाया? सिंपल सेंटेंस की लिंक निकाल लीजिए वहां पर सिंथेसिस की,
और सिंपल सेंटेंस की डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, पूरा 1 by 1 एक एक आपका वीडियो वहां पर पड़ा हुआ है। सिंपल सेंटेंस का एक एक रूल वहां पर है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का टॉपिक निकाल कर पढ़िएगा, आपको यह बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया गया है। द सन हैविंग सेट, और इसके बाद इसको पूरा कर देंगे, द ट्रेवलर्स और स्टॉप्ड, और फिर कर देंगे देयर, और फिर कर देंगे जर्नी। तो इस तरह से यहां पर आपको बना लेना सेंटेंस। ये आप समझ रहे हो ना क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि तुम लोग समझ जाओगे। स्पेलिंग हालांकि मैं क्लियर ही लिख देता हूं, नहीं सभी लोग समझेंगे कि ये क्या लिख दिया। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए, तो द सन हैविंग सेट द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी, एक तो ये बन गया। दूसरा अगर बनाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी आफ्टर द सनसेट। जब सनसेट, ये पूरा क्या है ना, सन और सेट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन दोनों को हमने कंपाउंड नाउन बना दिया जोड़ करके। सनसेट माने सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त के बाद यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी, सिंपल ये भी बना है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे ये एक सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे देखो ऐसे भी बनाएंगे, द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी एट द सनसेट। ठीक है, कुछ ऐसा भी बनाएंगे। तो इसके बनाने पे का ये है सूर्यास्त के बाद, और ये है सूर्यास्त पर। जस्ट मतलब ये एक्यूरेट एग्जैक्ट टाइम है कि सूर्यास्त हुआ नहीं कि बंद कर दी। इसमें क्या है, सूर्यास्त हो गया। क्योंकि हमारे सेंटेंस से क्या पता चल रहा कि एक घटना घट गई तब दूसरी घटना घटी, ठीक है ना। तो सेंटेंस हमारे ये ज्यादा आपकी ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है। ये भी है क्योंकि जो हैविंग का सेंस होता है वही आफ्टर का सेंस होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है, सही ये भी है, लेकिन ये आपका परसेंटेज ज्यादा सही रखता है, क्योंकि एट और आफ्टर इसमें फर्क है। जैसे आप कहते हैं आफ्टर 9 AM, और जब आप कहते हैं एट 9 AM, तो भले ही आप 9:01 में पहुंचे, लेकिन आफ्टर 9 हो गया। और एट 9 का मतलब है भले ही आप आगे पीछे पहुंचे हैं, लेकिन एट 9 का मतलब आप यही कहोगे 9 बजे। 9 बजे के बाद नहीं कहोगे, आफ्टर 9 AM को यही कहोगे 9 बजे के बाद, ना कि 9 बजे। और एट 9 को यही कहोगे 9 बजे, ना कि 9 बजे के बाद। सोचने वाली बात है। फिर भी ऑलमोस्ट होता क्या है, 9 के 1-2 मिनट पहले हो, 9 के 1-2 मिनट बाद हो, तो 9 बजे ही अप्रोक्सीमेटली माना जाता है राउंड फिगर में। और अगर मान लीजिए वो 9 बजे कह रहा है तो आगे पीछे है तो 9 बजे, और 9 बजे हैं, ठीक है, तो 9 बजे होते ही होते हैं। कुल मिलाकर यही है कि हम सेंटेंस को यहां से फिनिश कर दें, ज्यादा टाइम न लें, कि हैविंग और आफ्टर का सेंस आपका इससे मैच करता है। फिर भी कोई एट द सनसेट बनाता है तो मैं समझता हूं उसका सही किया जाना चाहिए। तो ये आपका खत्म हो गया। ये सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो 3 प्रकार से, बिल्कुल आराम से बना लेंगे, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कवर हो गया। अगला है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। पहले तो इसके अर्थ को ही समझना है। स्पेयर द रॉड, और फिर है स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड बनाना क्या है, कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड। देखिए स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये यहां पर क्या कह रहा है कि रॉड जानते हो क्या होता है? रॉड माने छड़, छड़ मीन्स छड़ी। स्पेयर माने होता है बचाना या बचत करना। स्पेयर मीन बचाना या बचत करना। तो स्पेयर द रॉड, रॉड माने छड़ी, और स्पॉइल द चाइल्ड माने होता है बच्चे को बर्बाद करना। इसका अर्थ यह है कि आप छड़ी की बचत करिए, बच्चे को बर्बाद कर दीजिए। दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है। छड़ी की बचत करो, बच्चे को बर्बाद कर दो। रॉड क्या है? रॉड इज द सिंबल ऑफ पनिशमेंट। जो रॉड है ना, जो छड़ी है, छड़ है, वो दंड का प्रतीक है। तो इसका मतलब है कि आप बच्चे को दंड से दूर रखिए।
तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे को आप दंड मत दीजिए, बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे को आप थोड़ा भय मत ना दिखाइए तो बच्चे बिगड़ जाएगा। तो ये स्पेयर द रॉड का पहले कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत सारे बच्चे स्पेयर द रॉड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिए। और जबकि है आपके दो शब्द, है तो दो ही शब्द ना। द तो ऐसी चीज है कि आदमी चलते फिरते खाते पीते सब सूट करता है उसको, हमेशा उसको याद ही रहता द। तो स्पेयर द रॉड, रॉड पहले समझिए फिर स्पेयर समझिए, फिर दोनों को सेंस समझिए। तो छड़ी की बचत कीजिए, बच्चे को बिगाड़ दीजिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप छड़ी की बचत करेंगे अर्थात छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ यू डोंट यूज द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। यदि आप छड़ी का उपयोग नहीं करते हो बच्चे बिगड़ जाएगा। इसका यह कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो सेंटेंस भी बन गया होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप देख लीजिए क्या बनता है। कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड में क्या है, कम्युलेटिव सेंस है। कम्युलेटिव सेंस मतलब जोड़ बताने वाला। आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। वो आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज एंड यू विल फेल। अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज करो और तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसा करने का मतलब यह है कि एक चीज दूसरे के आगे प्रोसेस चल जाए। ऐसा करने पर ऐसा, ऐसा करने पर ऐसा, ऐसा करने पर ये चीज। आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज द वेजिटेबल्स। तो ऐसे करके मैं बाजार गया और मैंने सब्जियां खरीदी। तो ये होता है प्रोसेस कम्युलेटिव का, मतलब वो एक्शन को प्रोसीड करता है। ऐसा किया और ऐसा होगा, उस तरह से। तो आप ऐसा करिए ऐसा हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखो इसका जितना है जो कुछ सेंस ही कठिन है, सेंस ही कठिन है। स्पेयर द रॉड एंड, ठीक है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब छड़ी की बचत करो और बच्चे को बिगाड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, छड़ी की बचत करो और बच्चे को तुम बिगाड़ दोगे, तो यू विल स्पॉइल द चाइल्ड भी कर सकते हो। अब ये तो देखो कंपाउंड है, ठीक। इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तीनों एस्पेक्ट में बना देता हूं, तीनों स्ट्रक्चर में बना देता हूं, ठीक है। मतलब इसका कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी और सिंपल भी। तो यहां पर इसको कंडीशन में लिखने, इफ यू, चूंकि कॉम्प्लेक्स जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट छिपा होता है, यू छिपा होता है। तो वो अब यू आपको फोकस करना होता है, उसको आपको हाईलाइट करना होगा। तो इफ यू स्पेयर द रॉड, अब फिर आपको कर देंगे कॉमा लगा करके, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। अब आपका हो गया कि यदि आप छड़ी की बचत करते हैं अर्थात छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, आप बच्चे को बिगाड़ देंगे। इसके बाद सिंपल कैसे बनेगा, स्पेयरिंग द रॉड, मतलब छड़ी का की बचत करते हुए या छड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए, कॉमा, और फिर कर देंगे यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये आपका रहा सिंपल, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, और ये आपका हो गया कंपाउंड। डाउट के लिए आप कमेंट करके बताइए कि क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो स्पेयरिंग द रॉड ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना हुआ है। स्पेयरिंग द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा करते हुए आप ऐसा कर देंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करो और ऐसा हो जाएगा। तो छड़ी की बचत करो, आप छड़ी का इस्तेमाल ना करो, आप बच्चे को बिगाड़ दो। यदि आप छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या छड़ी की बचत करेंगे तो बच्चे को बिगाड़ देंगे। अगर आप यदि मतलब छड़ी की बचत करते हुए आप बच्चे को बिगाड़ देंगे। तो कुल मिलाकर स्पेयर का मतलब है कि इफ यू डोंट यूज, यदि आप उपयोग नहीं करते हो। भाई स्पेयर माने क्या होता है, स्पेयर द मनी और फॉर बैड टाइम्स, बुरे दिनों के लिए धन की बचत करो। और धन की बचत करो का मतलब क्या है कि डोंट यूज या डोंट वेस्ट योर मनी, अपने धन की बर्बादी मत करो, उस सेंस में दिया। देखो बनाना कठिन नहीं है, बनाने की तो एंड जोड़ना पूरा इजी है, लेकिन इससे पहले समझना बहुत ज्यादा कठिन है। जिसको समझ में आ जाएगा तो वो खट से बना देगा, लेकिन
बनाने से पहले समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो तीनों कॉन्सेप्ट में मैंने सिंपल, यहाँ पे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल तीनों में उसको, तीनों स्ट्रक्चर में मैंने उसको बना दिया पूरी तरह से, और आप उसको समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका सिंथेसिस पूरा हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। खैर, अब ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका अब सी पार्ट चलेगा, 5 का सी। मैं नंबर भी आज डाल रहा हूँ, काफ़ी जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये समझ लें, नहीं तो नंबर भी डालने का टाइम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समझता हूँ कि सेंटेंस बताए जाएं। ये लिखा हो ओ, फिर लिखा है आई वर ए चाइल्ड अगेन, आई वर ए चाइल्ड और अगेन, ठीक, ये आपका सेंटेंस है, और बनाना है इसको असर्टिव, असर्टिव, ये बनाना है। तो यहां लिखा ओ आई वर ए चाइल्ड अगेन, पहले इसका अर्थ देखिए क्या होता है। इसका अर्थ होता है काश, काश मैं बच्चा होता, इसका अर्थ होता है काश, चाहे इफ हो या फिर इफ ओनली हो या ओ दैट हो और या फिर वुड दैट हो, ये जितने भी इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस आते हैं, ठीक है ना, वो आपके इन सभी का अर्थ होता है काश। तो कौन सा काश? काश का मतलब होता है इच्छा, और इच्छा का मतलब होता है आई विश, मेरी इच्छा, यानी मैं इच्छा कर रहा हूं, मेरी इच्छा हो रही है, यह मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं बच्चा फिर से होता, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, और काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, काश मेरा बचपन फिर से आ जाता, इफ आई वर ए चाइल्ड अगेन, मैं फिर बचपन में पहुंच जाता। ये वो इच्छा प्रकट कर रहा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक पास्ट पॉसिबिलिटी होती है, भूतकाल की एक संभावना इस तरह से बता रहा होता है, जिसको हम अनरियल पास्ट कहते हैं। अनरियल पास्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर अनरियल इसलिए है क्योंकि ऐसा होगा नहीं, आप फिर से बच्चे, काश में राजा होता नहीं था, पास्ट में अनरियल था, अवास्तविक, लेकिन काश होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में इस स्कूल का प्रधानाचार्य होता, काश में मतलब काश में तुम्हारा मित्र होता, लेकिन नहीं, मतलब इस तरह की अनरियल एक पास्ट पॉसिबिलिटी कहिए, जो कि भूतकाल में एक पॉसिबिलिटी, संभावना कोई चीज होने की बता रहा, या फिर अनरियल पास्ट कहिए, यानी अवास्तविक भूतकाल है ये, मतलब एक इच्छा प्रकट की जा रही कि शायद ऐसा होता अगर काश होता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, आपको देखिए अगर डीपली नहीं बताया गया तो आप पूरी तरह से सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर भ्रमित हो जाएंगे। जैसे अगर हम ये कह दें इफ आई वर अ किंग, अगर ये ऐसे लिखकर ऐसे छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब यदि नहीं है, इसका मतलब यदि नहीं है, इसका मतलब है काश, इफ आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। अब यहां पर इच्छा प्रकट कर रहा है, लेकिन अगर यहां पर हम आगे बढ़ा दें तो देखिए ये जो है अनरियल कंडीशन भी बन जाएगी ऐसे करके, आई वुड हेल्प यू लॉट, फिर ये जाकर के बन गया यदि मैं राजा होता मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करता। अब ये साथ में कंडीशन को भी लेके चल रहा है, अगर वहां पर पहले यहां तक था तो काश मैं राजा होता, सीधे यदि मैं राजा होता नहीं कहना है आपको, अब कहना है यदि मैं राजा होता मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर देता, यदि मैं तुम्हारा मित्र होता, इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू लॉट, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता आई वुड हेल्प यू लॉट, मतलब कुछ भी आप लेकर चलो, यहां पर राजा और रानी से मतलब नहीं है, मतलब है सेंटेंस को समझना। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसे में यदि नहीं बोलना है, लेकिन अगर केवल इतना दिया हो तो साथ में पूरा दिया हो तो यदि बोलना है, इतना दिया हो तो काश बोलना है, ठीक है। अब इनको जब आपको मैं कभी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चलूंगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं किए, तो वहां के लिए ये फालतू का टाइम छोड़ देते हैं क्योंकि वहां टाइम हमको देना ही पड़ेगा, तो वहां आपको इसको डीपली फिर मजा आएगा वहां। तो यहां पर क्या है, जब ये इफ, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, चूंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये मार्क भी लगा है,
उसमें भी लगा है ये, इसमें भी मार्क लगा है और इसमें यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। चूंकि एक ही सेंटेंस में 2 मार्क नहीं लगेंगे तो या तो यहाँ कॉमा लगा करके यहाँ मार्क लगा देगा, या तो यहाँ पर आपको मार्क लगा देगा तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देगा। अब यहाँ पर जब भी ये ओ आ जाए या इफ आ जाए या इफ ओनली आ जाए या ओ दैट आ जाए या वुड दैट आ जाए तो इनके बदले में इन सभी को, कोई भी अगर इनमें से कोई है तो इन सभी को हटा करके उसके बदले आई विश कर दिया जाता है। और आई विश करने के बाद आपका सेंटेंस एकदम असर्टिव मोड में आ जाता है। कैसे असर्टिव मोड में? अर्थात उसका जो एक्सक्लेमेशन सेंस होता है, काश, काश में राजा होता, काश में बच्चा फिर से होता, तो इस तरह से उसका असर्टिव मोड खत्म हो जाता है। यहां पर कर देंगे आई विश, ठीक है, कॉमा भी लगा सकते हो, आई विश आई वर ए चाइल्ड अगेन फुल स्टॉप, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन। और जब इसी तरह का सेंस होता है तब हर सब्जेक्ट के साथ में वर का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब अनरियल पास्ट बताया जाता है तब ऐसी सिचुएशन में आपको सभी सब्जेक्ट के साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है। और इनकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स जो होंगी वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लेंगे, यहां पर अभी समय ज्यादा नहीं है। डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन बेस बनाना है। तो यहां पर दूसरा पार्ट है सी का, डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मास, नहीं शर्मा और फिर लिखा है लिव्स, यहां पर हो जाएगा लिव्स और यहां पर हो जाएगा इंट्रोगेशन मार्क। क्यों? क्योंकि आपका ये सेंटेंस शायद आपको मैं क्लॉज पढ़ा चुका हूं और क्लॉज नाउन क्लास पढ़ाई है मैंने, एडजेक्टिव क्लॉज शायद अभी और एडवर्ब क्लॉज बाकी है, उसको भी लेंगे। तो ये आपका जब प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है अगर वो आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से नहीं लगाते हैं बल्कि हम यहाँ इंट्रोगेटिव होता है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए इसको, ठीक है, इसको तो क्लास में बता चुके हैं, वहां से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके बारे में दिया हुआ प्लेलिस्ट निकालिए और उसमें सबसे ज्यादा आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। इसको बनाना है सिंपल। अब आप सोचोगे एक सिंपल अभी पूछा गया था फिर इसको सिंपल, देखिए वो सिंथेसिस बेस्ड था। सिंथेसिस बेस्ड का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंथेसिस बनाना था कि आप लॉजिकली कैसे जोड़ेंगे सेंटेंस में जो दोनों का एक्शन बढ़िया अच्छे से मैच करे। दो बातें कही गई हैं और उन दोनों बातों को मिलाकर हम एक साथ कैसे कहेंगे उसमें यह बताया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड में क्या होता है, टेंस और प्लस सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को आप किसी भी तरह बनाइए, किसी भी तरह, इधर का शब्द उधर, उधर का शब्द उधर, बीच के शब्द इधर, किसी भी तरह जो मर्जी आए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो करिए। जिस तरह से बनाना चाहे आप उस तरह से बनाइए। बाहर से शब्द लाइए, अंदर वाले हटाइए, अंदर के लगा करके कुछ भी करो, मतलब जो तुम्हारी मर्जी हो, जो मर्जी हो, ठीक है। इन दो चीजों को बदलने मत दीजिए। अगर ये दो चीजों में से कोई भी चीज बदल गई तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, फिर आप उसको बनाने रहे हो, आप समझो कि वो बिगाड़ रहे हो, ये मानकर चलिए। फिर जिसने इनको बदल जाने दिया, इन पर किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया और ये अगर चले गया, ये डैमेज हो गया। अगर सेंटेंस का सेंस चला गया और टेंस भी चला गया, वो टेंस को फॉलो नहीं किया और सेंस को ध्यान नहीं दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सूरत में नहीं बनेगा और गलत होकर रहेगा। इस बात को मेरी याद रखना जब कभी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, ठीक। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर है। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? मैंने बताया था आपको क्लॉज में, देख लीजिए क्लॉज एनालिसिस में, कि ये अब कहाँ नहीं बताता, ये बताता है कि कहाँ। और ये आपका नाउन क्लास का 5वां प्रकार छोड़ करके 6वां प्रकार है। 7 प्रकार से नाउन क्लास बनाना बताया मैंने उसमें। जब क्वेश्चन वर्ड का अर्थ कि कहाँ, कि कब, कि कैसे, कि कौन, ऐसे अर्थ निकले। क्या तुम जानते हो कि मिस्टर शर्मा कहाँ, तो कि कहाँ रहते हैं। अब ये बनाना है सिंपल। तो सिंपल बनाने के देखिए, क्या तुम जानते हो मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं, तो
क्या तुम मिस्टर शर्मा का निवास जानते हो? बस बात खत्म, बहुत इजी। डू यू नो, ठीक है। और फिर लिख देंगे मिस्टर शर्माज, फिर क्या कर देंगे रेजिडेंस। फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए रेजिडेंस माने क्या होता है? निवास। क्या तुम मिस्टर शर्मा का निवास जानते हो? एक क्लॉज इसमें ये थी, एक क्लॉज ये थी, कंजंक्शन से जुड़ा था। सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाए और अर्थ न बदले। तो क्या तुम जानते हो कि मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? तो क्या तुम्हें मिस्टर शर्मा जी का एड्रेस पता है? मिस्टर शर्मा जी का निवास पता है? निवास क्या होता है? जो जहां रहता है ना, बस बात खत्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाना पड़ेगा। तो क्या तुम मिस्टर शर्मा का निवास जानते हो? अच्छा, कुछ लोग यहां पर एड्रेस भी लिख देते हैं, एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। तो जो रेजिडेंस लिखता है, देखिए रेजिडेंस सटीक है। सबसे पहले सटीक चीज को पकड़ो। ग्रामर में पॉसिबिलिटी बहुत होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। अब ये होता है डू यू नो मिस्टर शर्माज एवेन्यू? एवेन्यू का मतलब जो जिस गली में मिस्टर शर्मा रहते हैं। और किसी ने कहा डू यू नो मिस्टर शर्माज लोकेशन? क्या तुम्हें शर्मा जी की लोकेशन पता है? मतलब तरह तरह से लोग, चूंकि प्रैक्टिकली बहुत बोला जाता है, लेकिन ये ग्रामर है। ग्रामर में प्रैक्टिकली कम, ग्रामेटिकली ज्यादा चलता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि वो रूल्स पर चलता है। ये ग्रामर की बात हो, तो यहां पर आप ग्रामर इसीलिए है कि ग्रामेटिकली अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्रैक्टिकली कोई मायने नहीं रहता। तो यहां पर हो जाएगा डू यू नो मिस्टर शर्मास रेजिडेंस। हालांकि एड्रेस लिख करके भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस वही होता है जो आदमी जहां रहता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी रहना नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि पोस्टल कोई पार्सल भेजना, कोई मनी ऑर्डर भेजना है। तो इस स्थिति से भी हो सकता है कि एड्रेस पूछ रहा है सिर्फ, इसलिए सबसे पहले नंबर पर ये, इसके बाद नहीं आता, एड्रेस लिख दिए हो तो भी सही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा डू यू नो मिस्टर शर्मास रेजिडेंस, क्योंकि जो आदमी जहां रहता है वही रेजिडेंस होता है, इसलिए लिव्स को कन्वर्ट करके हमने रेजिडेंस बना दिया, ठीक है। और भी होता है, क्योंकि रिजाइड, RESIDE, रिजाइड माने रहना होता है, निवास करना होता है। तो ऐसे करके ये हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे। यहां पर है आपका सेंटेंस करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए करेक्शन आ गया यहां पे डी नंबर का 5 और डी नंबर का पहला है, उसमें लिखा हुआ ही गेव a 10 rupees note to a beggar. He gave a 10 rupees note to a beggar. यहां पर ये, अब इसको हमें करेक्ट करना है। एक बार और देख लेते हैं सही है कि नहीं है। He gave a 10 rupees note to a beggar. देखो गलत क्या है इसमें? गलत आपका यहां पर ये है, ये नहीं हटाया, ये मतलब लगाया नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे। इसका करेक्शन रहेगा ही गेव ए 10 रूपी नोट टू ए बेगर, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहां पर इनकरेक्ट INC ऐसे लिख सकते हो, और यहां पर COR ऐसे लिख सकते हो, और बोर्ड की कॉपी में ऐसा करके लिखकर आप इत्मीनान से आंसर दे सकते हैं। अब मैं ये भी बता देता हूं कि रुपीस का S क्यों हटाया गया। देखो यहां पर आपका नाउन ये है, तो ये आपका कंपाउंड एडजेक्टिव है। अगर ये नहीं, हाँ यहां पे ये लगा देता हूं, यहां पर अगर नोट ना होता तो नाउन ये बनता, नाउन ये बनता, तो नाउन को ही आप प्लूरल बना सकते हो। एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्लूरल नहीं बनाया जाता, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्लूरल बनाया जाता तो उसका सेंस बदल जाता है। जैसे रिच का है रिचेस बनाया, तो रिच का रिचेस बनाया, ये तो एडजेक्टिव है, रिचेस बनाया तो फिर अमीर नहीं होता, फिर संपत्ति हो जाता है। गुड का गुड्स बनाया, तो गुड माने फिर अच्छा होता है, लेकिन गुड्स बनाया तो फिर सामान होता है, तो वो फिर स्पेशल सेंस में चला जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं होता है कि रूपी का आपने मतलब ऐसा करके 10 रूपी आपका कंपाउंड एडजेक्टिव है तो रूपी, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। हाँ नोट को बना सकते हैं, लेकिन नोट्स को जैसे हम ये कहते हैं कि 10 रुपीज, तो 10 रुपीज हट दिया, और 10 जैसे यहां पर हो गया 10, हाँ
यहां पर अगर केवल इतना ही होता, नोट आगे नहीं होता, अगर नोट नहीं होता तो फिर आपका सही था, क्योंकि फिर ये एडजेक्टिव बनता और ये नाउन बनता, 10 एडजेक्टिव होता और ये नाउन होता। लेकिन यहां पर अभी ये नाउन है तो हम नाउन को प्लूरल बनाएंगे, और जिस समय ये नाउन है तो दोनों नाउन एक जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये फिर एडजेक्टिव बनेगा। जब एडजेक्टिव बनेगा तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव, कितने रुपए का नोट दिया, 10 रुपए का नोट दिया, और जब ये ना होता तो होता कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए, तो नाउन ये होता और इसको प्लूरल बनाया जाता। लेकिन अभी नाउन ये है तो इसको प्लूरल बना सकते हो, लेकिन चूंकि यहां पर एक लिखा, एक 10 रुपए का नोट है। हाँ, अगर यहां पर 2 होता कि 10 रुपए के 2 नोट दिए तो फिर होता 2 10 रूपी नोट्स, फिर यहां रूपी तब भी रहता लेकिन ये नोट्स हो जाता अगर यहां 2 होता तो। लेकिन यहां 2 है नहीं, यहां ए है तो नोट ही रहेगा, इसलिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव, इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, इसका एस हटा देंगे, आपका सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो आर्टिकल सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल नाउन का नंबर जो मैंने दे रखा है, मतलब उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जहां से शुरू है नाउन का, तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस पढ़ें और इसका रहस्य आप उसमें निकाल करके इत्मीनान से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जानना समझ में कमेंट करके मुझे बताइए। आई एम माई फ्रेंड, बहुत अच्छा सेंटेंस है और बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग, फिर लिखा हु इज अ गुड मैन, हु इज अ गुड मैन। ये कह रहा है कि आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज अ गुड मैन, मेरे पास मेरे मित्र का कुत्ता है जो अच्छा आदमी। आदमी कौन है, अच्छा आदमी कौन है, किसको कह रहा है, मेरे पास मेरे मित्र का कुत्ता है, मतलब उसका मैं ले आया हूं, मित्र का कुत्ता ले आया, डॉगी ले आया हूं, जो अच्छा आदमी है। कौन, कुत्ता या मित्र, कितना गलत प्रयोग कर दिया उसने। एक्चुअली जो एडजेक्टिव क्लॉज बनती है जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो जो ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसका एंटीसीडेंट वही होना चाहिए जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया हो, अर्थात जो ये हु है वही ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर डॉग के लिए नहीं कह रहा है कि गुड मैन है, वो फ्रेंड के लिए कह रहा है। तो ये आपका जो यहां पर ये ऑर्डर लगाया गया है फ्रेंड्स डॉग, ये गलत ढंग से लगाया गया। फ्रेंड इधर आना चाहिए, डॉग इधर होना चाहिए। तो यहां पर होना चाहिए था कि मैं अपने मित्र का कुत्ता ले आया हूं, मित्र का, मित्र जो एक अच्छा आदमी है। तो यहां पर इसका क्या कर देंगे, इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे। आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड हु इज ए गुड मैन। अब देख लो बैलेंस बिल्कुल सटीक बैठ गया, मतलब यहां पर आपको बिल्कुल सही लगी हु, जो एक अच्छा आदमी, कौन, मित्र। तो आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, मेरे पास मेरे मित्र का कुत्ता है, तो उसका चूंकि क्रम ही ऐसा है कि वो कुत्ता बाद में जाता है तो बाद में वो लिख दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता है, इंग्लिश में आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका वर्ड सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, उनका जो ऑर्डर है वो सही है कि नहीं, प्लेसमेंट उनका सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, अब यहाँ जो हु है वही मित्र है और जो मित्र वही हु है। तो इस तरह से आपको उसका ऑर्डर चेंज करके इस सेंटेंस को करेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है लिटिल नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन। इसको समझाने के बाद, मैं इसको बाद में समझाता हूं, पहले लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग पहले देख लेते हैं। तो यहां पर क्रम बदल रहा हूं मैं सेंटेंस का, क्योंकि फिर उसमें पूरी तरह से लगा जाएगा। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस और फिर लिखा है थिंग, ये दिया हुआ है। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि क्या गलत है। तो देखो लिटिल, और ये लिटिल होता है और ये ए लिटिल होता है और ये द लिटिल होता है, ठीक है ना।
इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, और इसका मतलब होता है समथिंग बट नॉट मच। ठीक, और यहां पर होता है कि ऑल दैट देयर इज। ठीक है ना, मतलब वो सब कुछ जो वहां पर है, मतलब टोटल हो गया, मतलब नॉट मच बट टोटल, ऐसा कर सकते हो, नॉट मच बट द होल, आप ये कह सकते हो। ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना उतना सब, ये चीज यहां पर ध्यान देनी है। तो देखो लिटिल नॉलेज, इसका मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ज्ञान है ही नहीं है। वो कहते हैं ना अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो ये तो कह रहा है कि बिल्कुल नहीं है, इसलिए लिटिल तो पूरी तरह गलत है। ज्ञान शून्य ना के बराबर है, तो ना के बराबर जब है तो मान लो ज्ञान नहीं है, और ऐसा ज्ञान होना या ना होना मतलब काहे का खतरा, कोई मतलब बात ही नहीं है उसको। ठीक है ना, वो ना खतरनाक है और ना ही सुविधाजनक है, वो जैसा समय आएगा वैसे ही है। अब ये वाला ए लिटिल जो लिखा हुआ है, ये कह रहा है समथिंग बट नॉट मच, ज्ञान कुछ तो है लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, और ऐसा ही ज्ञान खतरनाक होता है। इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज का जब सेंटेंस बनता है, मतलब जो भी सेंटेंस बनेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज का बनेगा, और एडजेक्टिव क्लॉज का जब, जैसे हम कहते हैं द लिटिल मनी, द लिटिल मनी आई हैव, और फिर कर देंगे इज स्पेंट, द लिटिल मनी आई हैड, और फिर कर देंगे इज स्पेंट। मतलब ये कि थोड़ा सा धन, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा सा धन जो मेरे पास है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है लेकिन जो भी है वो, जो भी था, इज स्पेंट, या हैज बीन स्पेंट भी कर सकते हैं, हैज बीन स्पेंट, वो खर्च हो गई है। तो थोड़ा सा धन जो मेरे पास था वो खर्च हो गया, तो ज्यादा धन नहीं था लेकिन जितना था उतना सब खर्च हो गया। तो इस तरह का कुछ सेंटेंस बना करता है एडजेक्टिव क्लास का द लिटिल और द फ्यू वाले में। तो यहां पर इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है कि द लिटिल आ जाए, और ए लिटिल का भी कोई गुंजाइश नहीं बनता क्योंकि ऑलमोस्ट नथिंग होता है। ज्ञान कुछ होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा तब खतरनाक होगा, ज्ञान होगा ही नहीं तो खतरा और किस प्रकार का आसानी, किस तरह की सुविधा, उसकी कोई चर्चा है नहीं है। तो यहां पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको यहां पर ए लगा देना और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका रहा करेक्शन इसका। अब आते हैं नो सुनर वाले, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है नो सूनर, तीसरा सेंटेंस, नो सूनर, फिर लिखा है आई रीच्ड, आई रीच्ड, और फिर हो जाएगा द स्टेशन, और द स्टेशन के बाद है देन द ट्रेन हैड गॉन, देन द ट्रेन हैड, और फिर है ये गॉन। वैसे करेक्शन बताने के बाद ये है कि यहां पर आप कर दीजिए डिड, ठीक, यहां पर फिर आपका आई है और इसको कर दीजिए आपका रीच, ठीक। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन, यहां पर ये बात खत्म हो गई, करेक्शन हो गया और ओवर एंड ऑल। लेकिन अब हम चलते हैं, देखो इसका तो मैंने बता दिया। अब अगर इस सेंटेंस को पढ़ना है तो सबसे इजी पहले वर्ड्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम कह दें एज सुन, एज सुन, एज से उठाएंगे तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। एज सुन एज, और फिर लिख देंगे ही एंटर्ड द रूम, ठीक, कॉमा लगाइए और फिर कर देंगे ही सा ए स्नेक। जैसे वो कमरे में प्रवेश हुआ उसने एक सांप देखा। समझिए इसका लॉजिक मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात देखो, ये सेंटेंस एज सुन एज,
इसमें जो कंजंक्शन लगा है वो ये है, ये आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन ये है। ये कंजंक्शन ठीक उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जैसे इफ का किया जाता है। इफ को आप बीच में भी ला सकते हो, बट इसको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए बोलते समय इफेक्टिव रहता है, इसलिए हम इफ को आगे प्रयोग करते हैं। और इसी वजह से एज सुन एज को भी हम आगे प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं, ही सा स्नेक एज सुन एज ही एंटर द रूम, उसने एक सांप देखा जैसे ही वो कमरे में प्रवेश हुआ। तो थोड़ा इफेक्टिव इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको, इस क्लॉज को हम पहले बोलते हैं, जैसे वो कमरे में प्रवेश हुआ उसने एक सांप देखा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स का, ठीक। तो पहले तो हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स का। दूसरा, ये एक डिग्री का भी सेंटेंस है। डिग्री का सेंटेंस ये कि आप देखो एज सून एज, मतलब ये आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है ना। आप ध्यान देते रहिए, बाद में ना कि क्या हमें समझ नहीं आया। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं नो सूनर, नो सूनर, और फिर करते हैं डिड, और फिर करते हैं ही, और फिर करते हैं इंटर्ड, इंटर्ड द रूम, और फिर आ जाता है यहां पे देन, और फिर आ जाएगा ही सा ए स्नेक, ठीक, ये हो गया। तो अब आप अगर देख तो ये एज सून एज, पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होता है, सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन जब उसी के बीच में डिग्री आती है, ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एज लॉन्ग एज होता है, एज सून एज होता है, तो यहां पर कंपाउंड कंजंक्शन है। लेकिन इसमें ये मत भूलिए कि इसमें एक डिग्री भी है, जो हम पॉजिटिव डिग्री सून, सूनर, सूनेस्ट इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, और इस बात से ये बात प्रूव होती है कि ये डिग्री कंपैरेटिव में चेंज होती है। तो इसके साथ क्या आता है, इसके साथ इसीलिए देन आता है, क्योंकि नियम है कि पॉजिटिव डिग्री में एज आता है और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। पहली बात तो ये प्रूव हो रही। अगर ये सेंटेंस आपसे कह दिया जाए कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए, तो आपको यही बनाना पड़ेगा, और इसका और कोई चारा नहीं है। और अगर ये सेंटेंस कह दे कि इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बनाइए, तो आप यही बना दीजिए, 100% आपका सही है। अब आते हैं इसकी तरफ। नो सूनर के साथ जब हम ये करते हैं, देखो हार्डली और स्कैर्सली ये दोनों प्रयोग करते हैं, उनके साथ देन नहीं आता। ये सिंटैक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे। उनके साथ वेन आता है, लेकिन कहते हैं नो सूनर के साथ देन आता है। हार्डली के साथ देन क्यों नहीं आता, और स्कैर्सली के साथ देन क्यों नहीं आता, नो सूनर के साथ वेन क्यों नहीं आता? इसलिए यहां पर आपको ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये था कि ये कॉम्प्लेक्स था, बाद में इसको सिंपल बना के देख लेंगे। और दूसरा सेंटेंस ये है कि ये पॉजिटिव डिग्री का। पॉइंट्स याद रखिए, कितनी बातें मैंने बताई इसमें। तो यहां पर देखिए नो सूनर के साथ ये देन। तीसरी बात, इसमें दो बातें हो गई। पहली बात मैंने सिंपल कॉम्प्लेक्स के बेस पर बताई, दूसरी बात बताई मैंने डिग्री के आधार पर। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये कंजंक्शन नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। ये यहां पर एडवर्ब है, याद रखिए ये एडवर्ब है। कंजंक्शन आपका ये है, कंजंक्शन ये है आपका देन, और वो भी आपका है कौन सा कंजंक्शन है? ये आपका कंजंक्शन है कंपैरिजन बताने वाला। एडवर्ब क्लास में जब आप जाएंगे, एडवर्ब क्लास में 9 प्रकार के कंजंक्शन वहां पर बताए गए, और ये कंपैरिजन वाले में आपको मिल जाएगा कि देन कंपेयर। तो कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यहां पर, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव बताता है, तो यहां पर इसलिए देन आता है और उस क्लास में जाकर के जुड़ जाता है। तो कंजंक्शन ये है, ये नहीं है। ये तीसरी बात। अब चौथी बात, चौथी बात क्या है? तुमने देखा कि जब हम इसको नो सूनर प्रयोग करते हैं, जब एज सून एज करते हैं, तब इसमें इंटर को हम आगे नहीं लाते हैं, मतलब इसको इंट्रोगेटिव नहीं लाते। तमाम टीचर पढ़ाते समय ये कहते हैं कि बेटा जब हम इसमें नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो इस वाले पार्ट को इंट्रोगेटिव बना देंगे, वो ये कहते हैं।
इस वाले पार्ट को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं। बच्चे कहते हैं यस सर, और वो बना भी देते हैं, काम भी बन जाता है, सीख भी जाते हैं, परीक्षा भी पास कर लेते हैं और जॉब भी मिल जाती है और बढ़िया लाइफ भी स्मूथली चल पड़ती है। लेकिन वो तब भी ये नहीं जान पाते हैं कि इसको हम इंट्रोगेटिव क्यों बना देंगे, वजह क्या है, इंट्रोगेटिव क्यों बना देंगे, वजह मैं बताता हूं। तो पहला तो ये है कि इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं इसकी वजह ये है कि ये रहता है आपका एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, क्योंकि ये तो कंजंक्शन था, इसको आप ये ना समझिए कि ये एडवर्ब है तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, नहीं नहीं, इसको आप उठा करके बीच में कर दो, उसका काम खत्म है। वो तो एक इस तरह से दिया हुआ है कि वो बोलने में इंप्रेसिव लगता है, इसलिए ऐसा है। बाकी ये और ये फिर आपका एडवर्ब है भी नहीं, ये तो कंजंक्शन है, तो वो किसी को मॉडिफाई क्यों करेगा। लेकिन ये एडवर्ब है, ये सिर्फ वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, इन्हीं को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं करता। अगर नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। इसलिए यहां पर ना तो ये, चूंकि एडजेक्टिव ही अगर होता तब भी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहां पर चूंकि ये एडवर्ब है और अगर हम इसको इंटरोगेटिव नहीं बनाते हैं तो अगर हम इसको ऐसा ना करें, यहां पर इंटर्ड कर दें, 1 मिनट काफी देर से मिस्टेक चल रही थी, यहां पर इसको आपको हटाना, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि कहीं पर इस तरह की मिस्टेक अगर हो तो बच्चे एडजस्ट करें, क्योंकि लिखने और बताने के फ्लो में कभी कभी होता है ना कि दिमाग तेज चल गया और हाथ धीमा चल गया, या कभी कभी हाथ तेज चल गया और दिमाग स्लो हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन कभी कभी बन नहीं पाता, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। और जब दोबारा नजर पड़ती है तो मैं उसको खैर करेक्ट कर देता हूँ। फिर भी अगर कहीं ऐसा रह जाए तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। और ये हर जगह होता है, मुझसे स्कूल में भी होता है, क्लास में भी होता है, हर जगह ये हो जाता है। फिलहाल तो इसको आगे चलते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसे करके इंटर्ड कर देते हैं, ठीक है, और ये नो सूनर ही इंटर्ड ऐसे रहता है, तो इसका सीधा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, सीधा इफेक्ट इस पर पड़ेगा ये। तो जब इसको पड़ेगा तो ये एडवर्ब और ये प्रोनाउन, ये कॉम्बिनेशन पूरा खराब हो जाएगा। इसी तरह का एक सेंटेंस और बताता हूं, जैसा हम यहां पर ये कहते हैं कि नेवर आई हैव सीन द ताज, इस तरह के भी आपको करेक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसमें अगर नेवर यहां पर है और आई तुरंत आया हुआ है तो ये सिंटैक्स आपका गलत है। ये आपका ऐसे होना चाहिए, नेवर हैव आई, नेवर हैव आई और सीन द ताज। फिर अगर आप ऐसे करते हो तो सही है, और यह फिर ऐसे कर देते हो, आई हैव नेवर सीन द ताज। फिर अगर आप ऐसे करते हो तो यह तो ये सही, तो ये सही है और ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये सेंटेंस आपका गलत है, गौर से देख लीजिए, ये आपका गलत। तो यहां पर क्या होता है कि ये चीज क्या है कि अगर ये एडवर्ब है तो ये इसके बाद तुरंत नाउन या प्रोनाउन, इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं, सिंटैक्स की बात कर रहा हूं। कहीं पर अन्य सिचुएशन में कोई बात, कहीं टेक्स्ट में कहीं कोई चीज लिखी है, वो एक अलग चीज है कि वो हर तरह का कहीं पर चूंकि हो जाता है। लेकिन हम जब बहुत बारीकी से ग्रामर का अध्ययन करते हैं तब इन चीजों को हमें एस्टिमेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हो, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन यहां पर ये सही नहीं है। लेकिन अब बात आती है ये कि हम नो सूनर को आगे ले आवे, तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि नो सूनर का प्रयोग आगे ही होता है। नॉट हो, नेवर हो, वो चीज यहां पर सही है, लेकिन नो सूनर यहां पे आ जाए वो मैच ही नहीं करेगा, इसलिए हमको इसको आगे लगाना पड़ता है। और जब आगे लगाना पड़ता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती और ये आपकी मेन वर्ब हो जाती। लेकिन है तो दोनों वर्ब ना, है तो दोनों वर्ब, और जब वर्ब है तो इस एडवर्ब का असर इस वर्ब पर पड़ता है, इसलिए वो जो इसमें दोष या डिफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, और शायद इसी वजह से आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। ये आपकी थी चौथी बात। पांचवी बात लेकर चलते हैं। पांचवी बात ये है कि इसी को हम वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। वर्ब का इन्वर्जन का मतलब होता है कि वैसे तो हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, यही आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा शुरुआत से वही पढ़ता है और लास्ट तक वही पढ़ता है, और बड़े बड़े वाक्यों में, बड़ी बड़ी पुस्तकों में यही क्रम माना जाता है, नेचुरल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है
जब वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, उसको हम वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। और ये मत समझिए कि ये इंटरमीडिएट की चीज है, ये आप बहुत शुरुआत से बेसिकली पढ़ना शुरू कर देते हो। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो ना, यस नो टाइप वाले, वही वर्ब का इन्वर्जन है। जैसे आप ये कह देते हो कि इज ही गोइंग टू कानपुर, तो ही के पहले क्या आ गया, इज आ गया ना, ये ही वर्ब का इन्वर्जन है। इसी तरह से होता है। तो जब वर्ब का इन्वर्जन इस प्रकार से होता है, तो देखिए ये वर्ब का इन्वर्जन ही है जो इसके पहले, तो ये वर्ब और ये एडवर्ब। तो जब ये वर्ब है तो ये एडवर्ब है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। वरना जैसे हम ये कहते हैं कि डू यू लाइक, और फिर कर देंगे कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? तो देखिए ये तो वर्ब ही है, आगे भी एक वर्ब है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। तो चूंकि यहां पर केवल वर्ब नहीं है, यहां एडवर्ब भी है। इस तरह देखो यहां पे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, इसीलिए यहां पर देखो एडवर्ब था, तो इसी वजह से यहां पर इसको लाना पड़ा, रीजन यही है। तो यहां पर ये नेवर आया, तो इसी को वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। यहां पर देखिए अगर ये चीज अगर हम ये हटा दें तब भी हैव आई सीन द ताज, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और यहाँ पर ये लगा देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस प्रकार से ये एक सिस्टम होता है, इसी को हम वर्ब का इन्वर्जन कहते हैं। 5 बातें आपकी हो गई। छठवीं बात, मुझे खुद ही याद नहीं इसमें कितनी बातें, लेकिन ये है कि इस समय जितनी आ जाएंगी उतनी मैं बता दूंगा। तो छठवीं बात ये है कि अब अगर कोई कहता है कि ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसका सिंपल जरूर बनता होगा। हाँ बिल्कुल बनता है। तो हम सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एंटरिंग और द रूम, और फिर कर देंगे ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक। तो ये हो गया, कमरे में प्रवेश करते ही उसने एक सांप देखा। तो भाई जैसे कमरे में प्रवेश किया वैसे सांप देखा। तो सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स के बाद हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंपल। तो ये बन गया सिंपल। सिंथेसिस भी है यहाँ पर, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री सब कुछ लेकर चलिए, करेक्शन सब कुछ, वर्ब का इन्वर्जन सब कुछ, एडवर्ब का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग, ढेर सारी चीजें यहाँ पर। और जो पढ़ने वाला है वो पढ़ सकता है, जो पढ़ाने वाला वो पढ़ा सकता है, हो सकता है और भी बहुत चीजें हो जो मुझसे शायद मुझे न पता हो, लेकिन जहां तक मतलब मुझे पता था वहां मैंने बता दिया। और एंटरिंग द रूम ही सा ए स्नेक, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो ही एंटर्ड द रूम एंड सा ए स्नेक, कम्युलेटिव सेंस में बनेगा और ये आपका बन जाएगा कंपाउंड। ये आपका बना कंपाउंड। तो क्या हो गया? ये वो कमरे में प्रवेश हुआ और उसने एक सांप देखा। तो कमरे में प्रवेश हुआ और सांप देखा, प्रवेश हुआ और सांप देखा, तो कम्युलेटिव सेंस, एक काम के बाद दूसरा। मैंने अभी बताया कि प्रोसेस प्रोसीड होती है, वही कम्युलेटिव है, एक एक्शन के बाद दूसरा तुरंत जुड़ गया, वो आपकी जो है ये कंपाउंड सेंटेंस यानी कम्युलेटिव सेंस में होता है। तो यहां पर ये सिंपल, ये कंपाउंड और वो कॉम्प्लेक्स, ये सिंथेसिस हो गया। निगेटिव और अफर्मेटिव भी सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था और नो सूनर वाला जो सेंटेंस आपने पढ़ा वो निगेटिव था, और उसमें आपने ये भी देखा कि कौन कंजंक्शन और कौन आपका एडवर्ब था, किस प्रकार से उसमें हमने डिग्री पढ़ी। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अंत में एक चीज में और बता देता हूं कि इसमें जो आपने देखा था कि हमने नो सूनर वाला सेंटेंस बनाया था, नो सूनर, ठीक है। नो सूनर डिड ही एंटर्ड द रूम ही सा ए स्नेक। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इसका अर्थ तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकाल पाते हैं, पर कंफर्म नहीं होते हैं कि जो हम अर्थ निकाल रहे हैं वही होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि क्या अर्थ होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसका तो अर्थ ये है कि जैसे वो कमरे में प्रवेश हुआ उसने एक सांप देखा,
चूंकि इसमें नो होता है इसलिए इसका अर्थ ऐसे निकालते हैं कि वो कमरे में प्रवेश भी नहीं हुआ था कि उसने सांप देख लिया। इस दैन का जो अर्थ होता है, नो सोना डिड, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, बार बार गलती हो रही मुझसे, यहां पर हो गया दैन ही साएरू। तो यहां पर जो ये होता है इसका अर्थ आ जाता है की, यहां पर की का अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो वह कमरे में प्रवेश भी नहीं हुआ था कि उसने सांप देख लिया, कमरे में प्रवेश होने भी ना पाया था कि मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था कि घंटी बज गई। तो ये इस प्रकार से निगेटिव सेंस में होता है, हार्डली वेन और स्कैर्सली वेन के ही ये बेस का और ये लेवल का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ भी लिया जाता है। तो ये तो सही सेंटेंस है, सही अर्थ है जिसको हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर भी अगर इसको प्रूव करना हो कि क्या यही अर्थ होता है तो आप एक ट्राई करके देखिए। वह कमरे में प्रवेश हुआ, इसकी तुलना में उसने कमरे में प्रवेश नहीं किया था, अर्थात वह उसने कितना गलत हो रहा है देखो, बहुत सारा गलत है, आपको सभी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने एक सांप देखा, इसकी अपेक्षा वह कमरे में प्रवेश नहीं हुआ था। तो देखो मतलब इसकी अपेक्षा अधिक जल्दी वो कमरे में प्रवेश नहीं हुआ था। क्या कह रहा है, उसने एक सांप देखा, इसकी तुलना में वह अधिक जल्दी कमरे में प्रवेश नहीं हुआ था। तो सांप देखने की अपेक्षा वो अधिक जल्दी कमरे में प्रवेश नहीं हुआ था, मतलब ये है कि सांप देखा उसी समय प्रवेश हुआ है, उससे पहले कमरे में प्रवेश नहीं हुआ। तो मतलब है जैसे ही प्रवेश हुआ वैसे देखा, ये इसका सटीक सेंस है। लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है कि कमरे में वो उसने एक सांप देखा, उसकी अपेक्षा वह कमरे में जल्दी प्रवेश नहीं होता, ऐसे नहीं अर्थ निकाला जाता है। इसलिए ऐसा अर्थ निकाला जैसे उसने कमरे में प्रवेश किया वैसे उसने सांप देखा, या फिर कमरे में प्रवेश भी नहीं हुआ था कि उसने सांप देखा, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। पर अगर इसको डीपली एक एक शब्द को आप बैलेंस करके देखेंगे तो अर्थ आपका वही निकलेगा। और ये थी आपकी आखिरी और 7वीं बात। तो इस तरह से इसमें इतना बड़ा लॉजिक है, और इस संबंध में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो जरूर कमेंट करें। अब एक आखिरी बचा है कैरियर और कैरियर और कैरियर, ठीक, और एक बचा है सेल और फिर एक बचा है सेल। ये आपके होमोफोन्स हैं। तो इस कैरियर माने होता है मतलब जीवन, या जीवन व्रत कह सकते हो, यानी लाइफ का कैरियर होता है। और इस कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला या माल ढोने वाला, माल ढोने वाला, ठीक है ना। अब सेल इसके माने होता है बिक्री, और इसके माने होता है तैरना या बहना भी होता है। कैसे, जैसे हम कहते हैं द क्लाउड्स आर सेलिंग इन द स्काई, ऐसे करके कर सकते हैं। सेल का मतलब हम कहते हैं कि द चीप गुड्स आर नाउ ऑन द सेल इन द मार्केट, सस्ते सामान बाजार में अब बिक्री पर है। द चीप गुड्स आर नाउ से, द चीप गुड्स इज ऑन द, इज लगाएंगे, द चीप गुड्स इज ऑन द सेल इन द मार्केट, ऑन द सेल, बिक्री पर है। तो इसको सेल बिक्री के अर्थ में, इसको बहना या तैरने के अर्थ में, जैसे सेल से सेलर बनता है, नाविक बनता है। द बोट्स आर सेलिंग ऑन द वाटर, ऐसे कर सकते हैं। और इस कैरियर, देखो ये कैरियर जो होता है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कैरी से बना है, कैरी माने ले जाना, तो इसमें IER लगा करके कैरियर ले जाने वाला बना है ना। तो जैसे हम कहते हैं द कैरियर ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है ना, और हैज ब्रोकन, टूट गया। तो आप ये करके इसको कर सकते हो। अब यहां पर ये है कि वी शुड, इसको यूज कैसे करेंगे, इसको आप यूज कर सकते हो, वी शुड बी केयरफुल टू अवर कैरियर। ये कैरियर, ये बेसिक वर्ड है, इसमें ना कोई शब्द मिला है और ना हटा है, तो ये पूरा पूर्ण शब्द है। इसमें क्या है, इसमें वाई को हटाकर IER लगाया गया है,
तो ये कैरियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें अपने कैरियर के प्रति सावधान रहना चाहिए, या वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू आवर कैरियर, हमें अपने कैरियर के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी जिस समय आप यूज करें तो इसमें अंडरलाइन कर दें, इसमें अंडरलाइन कर दें, और ये जो मैंने अभी बताया उस तरह से अंडरलाइन कर दें। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास बहुत जो है काफी देर तक चली, और मैं समझता हूं कि अगर आज पूरा आपने देखा है तो आपको इसका फायदा भी मिला होगा, जरूर मिलेगा फायदा। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आज सीख सकते हो, और मैंने भी सोचा कि ये पार्ट मैं आज आपका खत्म कर देता हूं, तो मैंने खत्म कर दिया। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कमेंट मेरे लिए। अगर आप बहुत सारे कमेंट करते हो, हर बच्चा कमेंट करता है, और देखिए बच्चे देख लेते हैं लेकिन थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें तो उससे अच्छा रहता है। और हर बच्चे को कम से कम ये है कि अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी, रिलेटिव्स को एक शेयर भी साथ में कर दें। तो देखिए आप अपना फायदा भी उठाइए, और ये है कि आप मुझे अगर कमेंट करके बता रहे हो व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, तो मुझे और वीडियोस बनाने में और नई नई चीजें पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है और मन भी लगता है। कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है कि बच्चों को ये चीज पसंद में आ रही है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।